हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो दोस्तों, ठंडे ठंडे मौसम का लुत्फ उठाते रहिएगा और साथ में पढ़ाई भी करते रहिएगा। चलिए, तो जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं, आज का ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आपको ध्यान से जरूर देखना है और वीडियो में आप सकारात्मक रूप से बने रहेंगे और हो सके तो आप कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठिएगा। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं कि कॉपी पेन लेकर आप बैठेंगे तो यहाँ पर जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं, उनको आप नोट करते चलिएगा। दोस्तों, ऐसा समझना है आपको कि जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, ठीक है? याद रखिएगा, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है लास्ट में कि आपने कुल यहाँ पर कितने प्रश्न किए हैं। आप अपनी गलती पर रखिएगा, ठीक है, कि आप कहाँ पर गलती करते हैं, और कमेंट कर दीजिएगा। जहाँ पर आपको जो चीज़ समझ में नहीं आती है कमेंट कर दीजिएगा, आपकी समस्या का निवारण जरूर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। कह रहा है कि पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। तो कह रहा है कि धड़ाधड़ शब्द में कौन सा रूप है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है क्रिया विशेषण है, ऑप्शन बी विशेषण है, ऑप्शन सी कह रहा है क्रिया है और ऑप्शन डी कह रहा है प्रविशेषण है। तो प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि धड़ाधड़, तो धड़ाधड़ में बताना है कि आपको यहां पर शब्द का कौन सा रूप है। चलिए, तो यहां पर देखिए विशेषण दिया गया है, क्रिया विशेषण और प्रविशेषण। यदि आप इन तीन शब्दों को यहां पर समझ गए तो आप अपने हाथों ही यहां पर आप आंसर लगा लेंगे। चलिए, एक एक को समझते हैं, जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से समझिएगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले जो हम शब्द समझते हैं वो है विशेषण। यदि आपने इसके पहले भी क्लास देखी है तो मैं विशेषण, प्रविशेषण और क्रिया विशेषण से संबंधित मैंने आपको वहां पर कुछ पॉइंट बताए थे, ठीक है? जिसने भी नहीं देखे हैं वो यहां पर देख लीजिएगा। चलिए, तो विशेषण सबसे पहले समझते हैं। विशेषण, जब आप विशेषण समझ जाएंगे तो उसके बाद में क्रिया विशेषण और प्रविशेषण समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए, विशेषण, तो विशेषण क्या होता है बेटा? जो संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसको क्या बोलते हैं? विशेषण बोला जाता है। जो विशेषण होते हैं बेटा वो चार प्रकार के होते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। जो विशेषण है वो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक, तीसरा होता है प्रमाणवाचक, और जो चौथा विशेषण होता है वो होता है सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए, विशेषण का काम क्या होता है? विशेषता बताना, ठीक है? तो देखिए, जैसे मैं बोलता हूं काला आदमी, ठीक है, मैं बोलता हूं काला आदमी, तो यहां पर जो आदमी है वो हो जाएगा आपका संज्ञा, ठीक है, और जो काला है ये व्यक्ति की विशेषता है। मैं बोलता हूं 4 किलो गेहूं, तो जो 4 किलो है वो क्या है? प्रमाणवाचक विशेषण है, ठीक है? चलिए, विशेषण आप समझ गए। यदि विशेषण समझ गए हो तो दूसरा शब्द आता है आपका प्रविशेषण। जो प्रविशेषण होता है, प्रविशेषण का काम होता है विशेषण की विशेषता बताना। जैसे बोलते हैं ना कि भाई वो तेरा बाप का बाप है, समझिएगा, थोड़ा सा अनयूजुअल मैं वर्ड का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा आपके समझाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है? जैसे बोलते हैं ना कि तेरे बाप का बाप है वो, ऐसे ही विशेषण की जो विशेषता बताता है उसको बोलते हैं प्रविशेषण। जैसे समझिएगा, जैसे मैं बोलता हूं उसने बहुत अच्छा किया, ठीक है? जैसे सॉरी, एक अच्छा सा मैं यहां पर उदाहरण लेता हूं, ऊपर देखिएगा थोड़ा सा। मैं बोलता हूं कि वह बहुत काला है, वह बहुत काला है, बहुत काला है, ठीक है? तो जो बहुत है ये किसकी विशेषता बता रहा है? विशेषण की। तो जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको बोलते हैं प्रविशेषण बोलते हैं। समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो। चलिए, अब बात आती है क्रिया विशेषण, बात आती है क्रिया विशेषण की। विशेषण हो गया, प्रविशेषण
अब बात आती है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण बोलते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, जैसे आपके सामने यहां पर उदाहरण है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। क्रिया है बिकना। ठीक है, बेचना, बेचना को क्या बोलते हैं? बिकना। ठीक है, बेचना। तो धड़ाधड़ यहां पर कौन सा क्रिया विशेषण होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक, मैं कई बार प्रश्न ले चुका हूं बेटा रीतिवाचक क्रिया विशेषण से। जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, इसका काम होता है, यह बताना होता है इसका कार्य कि क्रिया कैसे हो रही है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं वह अचानक गिर गया। ठीक है, वह धीरे धीरे चल रहा है। तो क्रिया के होने की स्थिति बताता है रीतिवाचक विशेषण। तो ऑप्शन जो हमारा सही होगा, ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, क्रिया विशेषण। तो दोस्तों एक काम करिएगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। जो भी बच्चे, जो भी आपके साथी हैं, रिलेशन के हैं, मामा का लड़का है, ठीक है, बुआ का लड़का है, कोई भी उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको क्रिया विशेषण समझ में आ गया होगा और ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्रिया विशेषण बेटा प्रकार की बात कर लेते हैं, तो प्रकार होते हैं इसके 4। पहला प्रकार होता है कालवाचक। ठीक है, कालवाचक होता है। दूसरा होता है स्थानवाचक। तीसरा होता है प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण, और जो चौथा है वो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ये क्रिया के होने को बताता है। ठीक है, कि क्रिया कैसे हो रही है। चलिए, तो धड़ाधड़ यहां पर आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए, इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पंक्ति में अलंकार है। चलिए, अलंकार बताना है। आपके सामने एक यहां पर पंक्ति दी गई है, कह रहा है पानी बीच मीन प्यासी। ठीक है, पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुन सुन आवत हंसी। समझिएगा, अर्थ समझिएगा क्या कह रहा है। पंक्ति कह रही है यहां पर, पंक्ति का अर्थ क्या है समझिएगा, कि पानी बीच मीन प्यासी, मतलब पानी ही पानी है और मछली फिर भी प्यासी है वहां पर। यह देखकर, यह सुन सुनकर क्या है, मुझे हंसी आ रही है। तो इसमें बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। विभावना अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार और विशेषोक्ति अलंकार। चलिए, तो चलिए पहले आंसर देख लेते हैं, फिर एक एक अलंकार को यहां पर समझेंगे। चलिए, तो देखिए, जब भी कहीं पर कारण हो, जब भी कहीं पर क्या हो बेटा, कारण हो और कार्य ना हो रहा हो। ठीक है, कारण हो पर कार्य ना हो रहा हो, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट करते चलिएगा, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको कोई नहीं बताने वाला है इतने आसान तरीके से। जब आप कोर्स खरीदेंगे, ठीक है, किसी टीचर का आप कोर्स खरीदते हैं, किसी ऐप पर आप कोर्स लेते हैं, ठीक है, कोई बुक लेकर आते हैं किसी एग्जाम के लिए, तभी आपको ये सभी चीज़ें मिलती हैं। फ्री में बेटा कोई देने वाला नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपको सभी चीज़ें ऐसी बताई जाएं जो आपके एग्जाम के लिए आवश्यक हैं, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो देखिए विभावना अलंकार नोट जरूर करते चलिएगा। चलिए, विभावना अलंकार क्या होता है कि कारण ना हो पर कार्य हो रहा हो। ठीक है, तो वहां पर होता है विभावना अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार, कारण हो पर कार्य ना हो रहा हो। मैंने क्या बताया कि जहां पर कारण हो, जहां पर कारण हो पर कार्य ना हो रहा हो, तो वहां पर होता है विशेषोक्ति अलंकार। जैसे उदाहरण है आपके सामने, समझिएगा। उदाहरण है कि पानी तो है, पर जो पानी में मछली है वो फिर भी प्यासी है। समझ रहे हैं ना आप, कि पानी के बीच क्या है, मछली प्यासी है, मतलब कारण है और कार्य नहीं हो रहा है, मछली फिर भी प्यासी है। तो ऐसा अलंकार कौन सा होता है? विशेषोक्ति अलंकार होता है। ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। विभावना अलंकार क्या होता है? विभावना अलंकार विशेषोक्ति अलंकार का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, जस्ट उल्टा होता है। कैसे? कि कारण ना हो, ठीक है, कारण ना हो और कार्य हो रहा हो। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों अलंकार और बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है,
कि कारण ना हो और कार्य हो रहा हो। जैसे उदाहरण समझिएगा, जैसे बिनु पग चले, एक आपने सुना होगा, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। बिनु पग चले, सुने बिनु काना, सुने बिनु काना, ठीक है। मतलब पैर भी नहीं है लेकिन चल रहा है, कान नहीं है लेकिन सुन रहा है। तो बेटा कारण ना हो और कार्य हो रहा हो, तो कारण क्या हो जाएगा यहाँ पर? कारण है पैर, तो कारण नहीं है मतलब पैर नहीं है लेकिन फिर भी चल रहा है, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है, तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार हो जाएगा। विशेषोक्ति अलंकार का उल्टा होता है। अतिशयोक्ति अलंकार की बात करते हैं। चलिए थोड़ा सा स्पेस बना लूं यहां पर, तो जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सॉरी डी ऑप्शन है, गलत है यहां पर, ठीक है। जो विशेषोक्ति अलंकार है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अब देखिए, जो अलंकार है वो है अतिशयोक्ति अलंकार, जहां पर भी बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है। कैसी? बढ़ा चढ़ाकर बात की गई हो, वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग, ठीक है। तो जब हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लगी है तो फिर लंका कैसे जल गई? ठीक है, कह रहा है कि पहले आग ही नहीं लग पाई और उसके पहले ही लंका जल गई। इसका मतलब है जहां पर बढ़ा चढ़ा के बात की जाए वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। उपमा अलंकार, जब भी आपको किसी पंक्ति में सा, सी, सम, ठीक है, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलते हैं, वहां पर होता है उपमा अलंकार। जैसे सागर सा ऊंचा हृदय हो, सागर सा ऊंचा हृदय हो, ठीक है, तो वहां होगा उपमा अलंकार। चलिए अलंकार समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा, और समझ में ना आया हो तो भी बताइएगा। चलिए, तो इसके बाद जो भी आपका अगला वीडियो होगा वहां पर फिर से अलंकार से संबंधित प्रश्न रखूंगा मैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि अर्ध विवृत स्वर कौन है? ऑप्शन ए ऊ है, ऑप्शन बी कह रहा है ए है, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी कह रहा है ए है। तो अर्ध विवृत स्वर बताना है आपको कौन सा है। चलिए तो देखिए स्वर क्या होते हैं, थोड़ा सा समझिएगा यहां पर स्वर क्या होते हैं। कमेंट जरूर कर दीजिएगा, यदि आपको आता है तो कमेंट कर दीजिएगा कि सही आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या होते हैं? स्वर होते हैं। जो भी वायु निकलती है कंठ से और बिना कहीं अवरोध के सीधे निकल जाती है बाहर, तो उसको क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं, ठीक है। अब जो स्वर होते हैं बेटा वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो आपका ह्रस्व स्वर होता है। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? आ, ई, ऊ हो गया, ठीक है, ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर आ, ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये होते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर होते हैं कौन से? ओम, ओम को बोला जाता है प्लुत स्वर, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है कि अर्ध विवृत स्वर, तो देखिए यहां पर जो स्वर हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो होता है संवृत स्वर, ये आपको मैंने जानकारी के लिए बता दिया, ठीक है। अब जो आपको समझना है यहां पर, हमारा जो यहां पर प्रश्न है उसके आधार पर समझेंगे। चलिए, एक तो होता है आपका संवृत स्वर, संवृत, ठीक है। एक होता है विवृत, विवृत, ठीक है। जो संवृत होता है इसका एक भाग और होता है जिसको हम बोलते हैं अर्ध संवृत, अर्ध संवृत, और विवृत का भी ऐसा ही भाग होता है अर्ध विवृत, अर्ध विवृत, ठीक है। संवृत स्वर, संवृत स्वर क्या होते हैं समझिएगा, जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार क्या होता है? सकरा या फिर छोटा होता है, सकरा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? संवृत स्वर। जैसे मैं बोलता हूं ई, ऊ, ठीक है, आप एक बार उच्चारण करके देखिएगा। जो संवृत स्वर होते हैं जब इनका उच्चारण किया जाता है तो इसमें मुख क्या होता है? सकरा हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं संवृत स्वर। जैसे कौन कौन से होते हैं? ई,
बड़ी ऊ और बड़ा ऊ, ये होते हैं समृद्ध स्वर होते हैं। ठीक है, अर्ध समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण करने पर मुख द्वार थोड़ा कम सकरा होता है। ठीक है, जैसे कौन कौन से स्वर हैं? एक तो होता है आपका ए और ओ। बोलकर देखिएगा, जब तक आप बोलने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए जैसे मैं बोलता हूं ई, ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, तो जो समृद्ध स्वर हैं इनका जब उच्चारण करते हैं तो मुख द्वार क्या होता है? सकरा हो जाता है, छोटा हो जाता है। लेकिन जब जो अर्ध समृद्ध है इसको हम बोलते हैं ए, ओ, तो थोड़ा कम सकरा होता है, मतलब सकरे से ज्यादा थोड़ा सा मतलब खुला होता है, तो वो होता है आपका अर्ध समृद्ध। विव्रत क्या होता है? विव्रत स्वर होता है कि उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुल जाता है। जैसे मैं बोलता हूं आ, ठीक है, आ, जो आ वर्ण है ये होता है आपका विव्रत स्वर। इसके उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है, तो ये वो होता है विव्रत स्वर। अर्ध विव्रत क्या होता है? अर्ध विव्रत होता है छोटा आ, ए और ओ, जिसके उच्चारण में मुंह आधा खुलता है। बोलकर देखिएगा, मैं बोलता हूं आ, ए, ओ। ठीक है, तो जब आप उच्चारण करेंगे तभी आप इसको सही तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए कह रहा है कि अर्ध विव्रत स्वर लास्ट वाला। ठीक है, कितने हैं? 3 है, आ, ए और ओ। तो आपको यहां पर देखना है कि कौन सा आपका यहां पर ऑप्शन मिल खाता है, आ, ए और ओ। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बड़े ही आराम से हम यहाँ पर प्रश्नों को समझेंगे। जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है, जितने आराम से समझेंगे आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठती जाएंगी, जल्दी कर देंगे। चलिए, जैसे मैं बोलता हूँ कि हम यहाँ पर 100 प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, कल से मैं 100 प्रश्न लेकर आता हूँ और 100 प्रश्न मैंने यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी करवा दिए, पर आप परीक्षा में बैठे और आप खेल समाप्त है आपका। तो जब आपको फायदा ही नहीं हो रहा प्रैक्टिस सेट देखने का या आपके रिवीजन का यहाँ पर, तो फिर ऐसे 100 कराने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, प्रा, प्रति, प्रा, परि। तो देखिए उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय, दो शब्द समझना है यहाँ पर आपको, उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए आपका रिवीजन भी हो रहा है और आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के द्वारा यह भी समझ में आ रहा होगा कि आपकी कितनी तैयारी है। तो दोनों काम यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, एक तो मैं आपका जो भी कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है उनको समझा रहा हूँ। ठीक है, और साथ में आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, प्रश्न मिल रहे हैं आपको सॉल्व करने के लिए, तो इससे अच्छा और कोई क्या हो सकता है। चलिए, तो देखिए उपसर्ग क्या होते हैं। देखिए जो उपसर्ग होते हैं किसी शब्द के आगे जुड़कर, जैसे एक, तो इसके आगे जुड़कर कोई भी जो उपसर्ग है वो क्या होता है, जब कोई शब्द किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है तो उसे क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोला जाता है। ठीक है, प्रत्यय क्या होता है? कोई शब्द किसी प्रत्यय के, जैसे मैं बोलता हूं ठीक है, और ई प्रत्यय जुड़ता है तो हो जाता है लड़की। ठीक है, तो जब भी कोई शब्द किसी शब्द के साथ में क्या होता है, पीछे जुड़ता है और उसका अर्थ बदल देता है तो इसको क्या बोलते हैं? हम प्रत्यय बोलते हैं। तो यहां पर जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के आगे जुड़ करके उसका क्या करते हैं? अर्थ बदल देते हैं, तो उसे बोलते हैं उपसर्ग। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी का विलोम जगतमुखी, वाचाल, चतुर्मुखी, बहिर्मुखी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अंतर्मुखी सुना होगा ना आपने, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। ठीक है, तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए प्रश्न है, कह रहा कि काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ बताना है आपको। ऑप्शन ए है शिव सिंह सरोज, इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ठीक है, तर्कराय स्वरा हिंदी या फिर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास
ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। एक बार और भी मैंने बता चुका हूं आपको, क्वेश्चन ले चुका हूं यहां से। तो देखिए, इस्तवार दाला लित्तर्युत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी, ये किसके द्वारा लिखा गया था? हिंदी साहित्य की प्रथम ये रचना मानी जाती है, गारता दा तासी। ठीक है, गारता दा तासी, गारता दा तासी के द्वारा लिखी गई है। बात करते हैं मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो ये रचना है जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन की, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसके अलावा देखिए और भी यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको भी आप नोट कर लीजिएगा। पूछा जाता है आपसे कि देखिए, एक रचना है यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल की, वो भी हिंदी साहित्य से संबंधित है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है पूछा जाता है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल की, 1929 में ये लिखी गई थी। ठीक है, एक है राहुल सांकृत्यायन की, हिंदी काव्यधारा, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन की रचना है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्जवल, उत्जल, उत्ज्वल या फिर उत्ज्वल? तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उत्ज्वल में संधि कौन सी है? तो देखिए व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि से काफी प्रश्न ले चुका हूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द, अकथनीय, अगम, अजर और अक्षम। चलिए तो देखिए, जो क्षमा के योग्य ना हो, जो क्षमा के योग्य ना हो उसको क्या बोलते हैं? अक्षम, अजर। जो बूढ़ा ना हो उसको क्या बोलते हैं? अजर। ठीक है, बूढ़ा ना हो, अगम। अगम में क्या होता है? जहां कोई जा ना सके, उसको क्या बोलते हैं? अगम। ठीक है, पहुंच से परे हो जो। ठीक है, अकथनीय, जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? अकथनीय। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए कमेंट कर दीजिएगा सही आंसर क्या होगा इसका। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? चलिए देखिए, कह रहा है कि निम्न जो आपके सामने विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको भाववाचक संज्ञा का ग्रुप बताना है। यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है कि अमीर, गरीब, समूह, मिठास, या फिर ऑप्शन बी जवानी, खटास नहीं खटास है यहाँ पर। ठीक है, खटास, पुस्तक, गंगा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, धैर्य, चालाकी, उदासी और सूर्य। चलिए तो एक एक को देख लेंगे। ठीक है, यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, जातिवाचक संज्ञा, सभी को मैंने कई बार प्रैक्टिस सेट में लिया है प्रश्न। यदि आपने नहीं देखा है तो जाइएगा, जो प्रैक्टिस सेट डले हैं उनको देखिएगा। आप ही के एग्जाम के लिए है बेटा वो, और आप ही के एग्जाम में सहायता होने वाली है उससे, तो देख लीजिएगा, कोई पैसा नहीं लग रहा आपको देखने के लिए। चलिए फिर भी मैं एक बार समझा देता हूं, यदि मैं कष्ट उठा सकता हूं तो आप भी थोड़ा सा कष्ट उठाइए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो देखिए, संज्ञा है, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। देखिए संज्ञा को क्या होती है? किसी वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। जैसे कोई नाम दिया गया है राम, ठीक है, कोई स्थान का नाम दिया गया है जैसे दिल्ली, ठीक है, जैसे पर्वत हो गया, ठीक है, हिमालय हो गया, तो कोई भी नाम है उसको क्या बोलते हैं? हम संज्ञा बोलते हैं। अब संज्ञा के प्रकार की बात करते हैं तो बेटा संज्ञा के 5 प्रकार हैं। एक तो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है समझिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है यदि किसी व्यक्ति विशेष पर इसका अर्थ होता है, वहां पर होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैं बोलता हूं राम, पर मैं बोलता हूं लड़का। थोड़ा सा कंपेयर करके पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पर, जब भी आप अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ सकेंगे। ठीक है, तो देखिए राम क्या है? किसी का एक पर्टिकुलर नाम है। ठीक है, तो राम में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति विशेष की जहां पर बात की जाती है वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा।
और मैं बोलता हूं लड़का, तो लड़का से पूरी जाति का बोध हो रहा है, ठीक है, लड़का के से पूरी जाति का, चाहे वो राम हो, श्याम हो, ठीक है, कल्लू हो, मन्नू हो, कोई भी हो, जितने भी लड़का है, ठीक है, सभी का बोध हो रहा है किससे? लड़का से। तो जो लड़का है इसमें कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। और जो राम है इसमें होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जहां भी व्यक्ति विशेष का बोध होता है वहां पर होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैं बोलता हूं पर्वत, ठीक है, तो पर्वत में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। मैं बोलता हूं हिमालय, तो हिमालय तो बहुत सारे हैं, ठीक है, सॉरी, जो पर्वत हैं, पर्वत तो बहुत सारे हैं, जैसे हिमालय हो गया, विंध्याचल हो गया, ठीक है, अरावली पर्वत हो गया। तो हिमालय क्या है? किसी व्यक्ति, मतलब किसी एक का शब्द है, ठीक है, लेकिन पर्वत संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, तो वहां पर होगा जातिवाचक संज्ञा। दो आपकी संज्ञा कंप्लीट होगी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। तीसरी आती है भाववाचक संज्ञा। तो जहां पर भी भाव दिखे आपको, ठीक है, भाव का बोध हो, गुण का बोध हो, ठीक है, गुण हो, और दशा, ठीक है, दशा जैसे अमीर हो गया, गरीब, ठीक है, गुण जैसे काला हो गया, ठीक है, मैं बोलता हूं काला आदमी, तो उस आदमी का गुण है। जहां पर भी आपको गुण देखने को मिलता है, ठीक है, तो वहां पर होगी भाववाचक संज्ञा। जैसे मैं बोलता हूं जवानी, देखिए, मानवीय, ठीक है, सॉरी, मानवता, मानवीय नहीं, मानवता, तो वहां पर होगी आपकी भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा देखिए, जो अगला प्रकार है, 3 संज्ञा कंप्लीट हो गई, चौथा जो प्रकार है वो हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा। जैसे बाजार, इससे अच्छा शब्द नहीं हो सकता, ठीक है, समूहवाचक समझने के लिए। बाजार में होगी समूहवाचक संज्ञा। और जो 5वां प्रकार है वो होती है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको हम पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे सोना, चांदी, पानी, ठीक है, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक, इन सभी में होगी आपकी पदार्थवाचक संज्ञा, या जिसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो चलिए, यहां पर आपके सामने समूह दिए गए हैं, संज्ञा मैंने आपको बता दी, बड़े ही आराम से बताई, रुक रुक कर बताई, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि जल्दी जल्दी में मैं यहाँ पर सुन नहीं पाया हूँ, भूल गया हूँ, ठीक है। तो ये कोई भी आपके जो पैतरे हैं वो चलने वाले नहीं हैं, आराम से आप सुनते चलिएगा बढ़िया तरीके से। चलिए, तो देखिए, अमीर में कौन सी संज्ञा मैंने आपको बताई है अभी, आप बताइएगा कमेंट करके, मैं बोलता जा रहा हूं, आप बताइएगा। चलिए, अमीर, तो अमीर में होगी भाववाचक संज्ञा, ठीक है। गरीब में भी होगी भाववाचक संज्ञा। समूह में होगी समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। मिठास में कौन सी संज्ञा होगी? गुण है एक, ठीक है, तो यहां पर भी भाववाचक संज्ञा। लेकिन ये समूह आपका पूरा भाववाचक संज्ञा का नहीं है, क्योंकि देखिए यहां पर एक समूहवाचक संज्ञा है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी कौन सा है? देखिए, बी जवानी में आपकी भाववाचक संज्ञा। खटास में क्या है? खटास बताइएगा, करिएगा कमेंट, खटास में कौन सी संज्ञा है? तो खटास में कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा। पुस्तक में होगी आपकी जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। चलिए, अगला है रसीला, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कड़वाहट, इसमें भी भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा। उन्नति में भी भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा था कि कौन सा आपका एक यहाँ पर विकल्प है जिसमें जो भाववाचक संज्ञा शब्द से है, ठीक है, सभी में भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। धैर्य की बात करते हैं तो भाववाचक, चालाकी भाववाचक, उदासी भी भाववाचक, ठीक है, और जो सूर्य है ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए, अगला प्रश्न। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? नेतृत्व, नेत्री, नेता, नेतानी। चलिए, तो देखिए कुछ शब्द मैं बता रहा हूं यहां पर, चलिए, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लीजिएगा। मैं बोलता हूं नायक आपका हो जाएगा पुल्लिंग। नायक का स्त्रीलिंग होगा नायिका। ये पूछे जाते हैं ऐसे शब्द जो बार बार पूछे गए हैं, नोट कर लीजिएगा। नायिका। लेखक का होगा लेखिका। कवि का हो जाएगा कवियत्री, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलत लिख देते हैं इसको, ठीक है, अशुद्ध शब्द में भी पूछा जाता है, कवियत्री लिख देते हैं, लेकिन
गलत हो जाएगा वो, ठीक है। कब इत्री होता है। चलिए इसके बाद है अगला, नेता का क्या होता है, नेता। जैसे मैं बोलता हूं अभिनेता, क्या होगा, नेत्री, ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके अलावा देखिए, मैं बोलता हूं महान का स्त्रीलिंग होगा महती। जैसे आप बोलते हैं ना कि आपकी महान कृपा होगी, महान नहीं होता, अशुद्ध होता है, ठीक है। जो सही होगा आपकी महती कृपा होगी, ठीक है, स्त्रीलिंग होता है महती। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि महात्मा में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, अव्ययीभाव समास है। कमेंट कर दीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए माइनस मार्किंग है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो फिर यहां पर भी आपको यही ध्यान में रखना है कि आप माइनस मार्किंग है आपके प्रश्नों में, ठीक है। तो जब आप ऐसे समझेंगे कि आप परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं तभी आपका उद्धार होगा। चलिए उसी तरीका से प्रश्न कीजिएगा जैसे परीक्षा हॉल में करते हैं। यहां पर चालाकी नहीं करना आप, ठीक है, कि अपने आप से कर रहे हैं, वहां पर दूसरा चीज होता है, यहां पर दूसरा चीज। चलिए तो महात्मा में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास है, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय। देखिए तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष में होता है बेटा उत्तर पद प्रधान, ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है किसमें, तत्पुरुष समास में। उदाहरण देखिएगा कौन कौन से हैं। जैसे मैं बोलता हूं राजद्रोही, ठीक है, में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। राजा को धोखा देने वाला, ठीक है, जब भी इसका विग्रह करेंगे राजा को धोखा देने वाला, तो जो को शब्द है वो कौन सा आपका आता है, किसके अंतर्गत, कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत। तो यहां पर होगा तत्पुरुष समास, ठीक है। मैं बोलता हूं राजपुत्र, तो क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। तो इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा आपका, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, राजपुत्र, राजपुत्र, तो होगा आपका राजा का पुत्र, ठीक है। तो राजा का, जो का, की, के, रा, री, दे, ये कौन से होते हैं, संबंध तत्पुरुष की विभक्ति होती है, ठीक है। तो वहां पर होगा संबंध तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास के ये उदाहरण है। जैसे बोलता हूं गंगा जल, तो गंगा का जल, तो हो जाएगा संबंध तत्पुरुष, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है अव्ययीभाव समास। जो अव्ययीभाव समास होता है, अव्ययीभाव समास में होता है प्रथम पद प्रधान, या जिसको बोलते हैं हम पूर्व पद प्रधान, किसमें होता है, अव्ययीभाव समास में, ठीक है। इसमें जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है, अव्यय, ठीक है। अव्यय क्या होते हैं, जिनका लिंग, वचन, रूप, कारक, जिन पर लिंग, वचन, रूप, कारक किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, अपरिवर्तित रहते हैं, उनको बोलते हैं अव्यय बोलते हैं, ठीक है। तो जिनका प्रथम पद अव्यय होता है वो होते हैं अव्ययीभाव समास। जैसे मैं बोलता हूं प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो जो प्रति है यहां पर क्या हो जाएगा, अव्यय। जो उपसर्ग होते हैं ये भी अव्यय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं यथाशक्ति, यथाशक्ति, ठीक है, तो यथा यहां पर क्या हो जाएगा, अव्यय। बहुब्रीहि, बेटा बहुब्रीहि समास क्या होता है, जब किसी का कोई अन्य अर्थ निकल रहा हो, ठीक है, विशिष्ट अर्थ निकल रहा हो, वहां पर होता है बहुब्रीहि समास। जब अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, किसी दूसरे पर भाव जाता है, तो वहां पर होता है बहुब्रीहि समास। जैसे लंबोदर, लंबोदर, जिसका लंबा है उदर, अर्थात भगवान गणेश, ठीक है, किस पर जा रहा है जोर, गणेश पर, ठीक है, जिसका लंबा है उदर भगवान गणेश होते हैं, ठीक है। तो जब कोई विशिष्ट अर्थ निकलता हो जहां पर, वहां पर होता है बहुब्रीहि समास। कर्मधारय की बात करते हैं, तो जहां पर विशेषण विशेष हो, ठीक है, और तुलना यदि आपको समझ में आती है तो वहां पर होता है कर्मधारय समास। जैसे कुछ उदाहरण है बता रहा हूं मैं, जैसे महात्मा हो गया, ठीक है, महात्मा में आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। तो ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जो कर्मधारय समास होता है, जैसे मृगनयनी, मृगनयनी, ठीक है, महादेव,
महात्मा हो गया, जैसे मैंने आपको बताई है अभी, ठीक है। जैसे महादेव, तो महान है जो देव, ठीक है, महादेव। नवयुवक हो गया, इसमें होते हैं कर्मधारय समास। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बनना। मुहावरे के लिए बताना है आपको यहाँ पर अर्थ, अपनी बातें छिपाना, अपनी निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, अपनी चर्चा करना। तो अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बनना, तो अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बोलते हैं ना कि अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बन रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जहां एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, ठीक है, एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार होती है, वहां पर होता है कौन सा समास होता है, बताइएगा। छेकानुप्रास होता है, वृत्तानुप्रास होता है, लाटानुप्रास होता है, या तीनों होते हैं। चलिए तो देखिए अनुप्रास को समझते हैं थोड़ा, इसके बाद में आंसर लगा लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। जो अनुप्रास होता है अलंकार क्या होता है समझिएगा, जहां पर वर्णों की आवृत्ति क्या होती है, बार बार होती है। जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। जो अनुप्रास अलंकार है ये 5 प्रकार का होता है। एक हो गया आपका छेकानुप्रास, वृत्तानुपात, और जो तीसरा प्रकार होता है वो होता है श्रुत्यानुपात नुप्रास। छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रुत्रानुप्रास, ठीक है, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, ठीक है। ये 5 प्रकार होते हैं अनुप्रास के। तो जहां पर एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार होती है वहां पर होता है वृत्तानुप्रास। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए छेकानुप्रास की बात करते हैं, तो जहां पर सही क्रम में, जहां स्वरूप और सही क्रम में व्यंजनों की आवृत्ति क्या होती है, एक बार हो, वहां पर होता है छेकानुप्रास। जैसे रीझ रीझ रहस रहस हंस हंस उठे, ठीक है, तो रीझ रीझी 2 बार आया है, ठीक है, स्वरूप और क्रम में आवृत्ति हो रही है, ठीक है, वर्णों की, तो वहां पर होता है छेकानुप्रास। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। चलिए ऑप्शन ए कह रहा है मैंने मौसमी को बुलाई, मैं मौसमी को बुलाता हूं, मैं मौसमी को बुलाया, मैंने मौसमी को बुलाया। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, मैंने मौसमी को बुलाया, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि निश्चल का संधि विच्छेद क्या होता है। ऑप्शन ए निष्धन छल, निष्धन छल और निधन छल और निधन छल। तो देखिए मैंने आपको दीर्घ बता दिया है, गुण बता दिया है, ठीक है, वृद्धि भी शायद हम कंप्लीट कर चुके हैं, यण बता दिया, अयादि बता दिया, व्यंजन बता दिया, संधि, ठीक है। यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट देखे हैं तो इतनी संधि में यहाँ पर कवर करा चुका हूं, और बड़े ही आराम से, ठीक है, कोई ऐसा नहीं लगा कि मैंने सभी प्रश्नों को साथ में ले लिया, इकट्ठे रूल बता रहा हूं आप सबको, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक एक प्रश्न ले रहा हूं आराम आराम से, ठीक है, ताकि आपको ऐसे याद हो जाए। देखिए जो संधि है वो कठिन माना जाता है, सभी बच्चे बहुत कठिन मानते हैं, सर बहुत कठिन होता है। यदि संधि आपको कठिन लग रही है तो आप ये प्रैक्टिस सेट देख लेना, कभी नहीं कहोगे कि संधि कठिन होती है, ठीक है, बस समझना है आपको। यदि आप समझ नहीं रहे हैं तो आपका दोष है। चलिए तो देखिए निश्चल कह रहा है, निश्चल का संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहां पर थोड़ा सा हम नियम समझेंगे, और देखिएगा जैसे ही आपको नियम समझेंगे आप तुरंत आंसर की ओर बढ़ जाएंगे। चलिए तो नियम क्या है समझिएगा, जब भी आपको विसर्ग, देखिए जो निश्चल होता है इसका जो विच्छेद होता है वो होता है निधन छल। तो देखिए जब भी विसर्ग, ये है विसर्ग और ये है आपका वर्ण, ठीक है, तो जब भी विसर्ग, यहां पर मैं नियम लिखता हूं, जब भी विसर्ग के बाद में चा वर्ण और छा वर्ण आता है, ठीक है, जब भी विसर्ग के बाद में चा वर्ण और छा वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, तालव्य सा हो जाता है। कौन सा सा हो जाता है, तालव्य सा हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा जो नियम है यहां पर, दूसरा है कि विसर्ग के बाद में टा और ठा आता है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, मूर्धन्य सा हो जाता है, ठीक है।
और जब विसर्ग के बाद में, तीसरा नियम है, विसर्ग के बाद में ता और था आता है तो विसर्ग के स्थान पर दंती सा हो जाता है। इतना सा नियम है, यदि इतना आपको समझ में आ गया तो यहाँ पर आपका विसर्ग संधि कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। और जो एक दो नियम बचेंगे और हैं 2-4 नियम, वो भी आपको ऐसे ही धीरे धीरे कवर करवा दूंगा। आज जो बता रहा हूँ इस पर फोकस कीजिएगा, इसको समझिएगा। जो कल बताऊंगा उस पर ध्यान आप कल दीजिएगा, ठीक है, लेकिन जो आज बता रहा हूँ उसको आज समझिएगा। चलिए, तो ये है आपके नियम आपने नहीं समझे हैं तो फिर से बता देता हूँ, समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। वो बच्चे गलत करके आ जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ, समझिएगा। तो देखिए, जब भी विसर्ग के बाद में चा और छा आता है तो उसका सा हो जाता है। विसर्ग के बाद में जब टा ठा आता है तो मूर्धन्य सा हो जाता है। और ता और था के बाद में, विसर्ग के बाद में ता और था आता है तो दंती सा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण है पहला जो आपका दिया गया है, इसी को देखते हैं। तो नीह धन छल। तो देखिए, जब भी विसर्ग, ये विसर्ग है, उसके बाद में मैंने बताया चा और छा आता है, तो यहां पर क्या है, छा। जब भी छा आएगा तो उसका क्या हो जाएगा, सा हो जाता है। देख, हो गया ना आधा सा, तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा नियम, इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है धनुष टंकार। धनुष टंकार, ठीक है। तो देखिए, विच्छेद क्या होगा, धनु धन टंकार। तो जैसे ही देखिए विसर्ग के बाद में टा बाण आता है या ठा बाण आता है तो उसका हो जाता है दंती सा, ठीक है। जो अगला है इसके बाद में देखते हैं, ठीक है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नियम था तीसरा, ता और था, तो हो जाता है उसका दंती सा, ठीक है। देखिए इसका उदाहरण समझते हैं। मैं बोलता हूं निस्तार। निस्तार, तो नी धन तार। तो देखिए, नी विसर्ग के बाद में आ रहा है क्या, तावण। तो जब नी के बाद में, विसर्ग के बाद में तावण आता है तो उसका हो जाता है दंती सा। तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि साधुक्कड़ी किसकी भाषा है। ऑप्शन ए रहीमदास की, रामानंद की, कबीर की और जायसी की। साधुक्कड़ी, चलिए तो ऑप्शन देखिए सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, देखिए रामचंद्र शुक्ल। पूछा जाता है किसके द्वारा कहा गया, साधुक्कड़ी भाषा किसने कहा था कि कबीर की भाषा साधुक्कड़ी है, किसने कहा था, तो रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया था कि कबीर की भाषा कैसी है, साधुक्कड़ी। साधुक्कड़ी क्यों कहा था, क्योंकि देखिए जो कबीर की भाषा है उसमें क्या है, हिंदी भाषा की जितनी भी बोलियां हैं सभी के शब्द सम्मिलित हैं, ठीक है, सभी के शब्द मिलेंगे आपको, इसलिए उन्होंने क्या कहा था, साधुक्कड़ी भाषा, ठीक है। इसके बाद देखिए एक कथन और है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था, तो कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर, पूछा जाता है कि भाषा का डिक्टेटर किसको कहा जाता है, कबीरदास जी को, ठीक है। किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए इसके बाद देखिए जो कबीर की रचना है वो है बीजक, ठीक है। रहीम की रचना की बात करते हैं तो देखिए रहीम के द्वारा बरबे नायका इनकी एक रचना है। और देखिए जो रहीमदास जी हैं इनको बरबे छंद का जनक कहा जाता है। बरबे छंद, ठीक है, बरबे छंद एक होता है बरबे छंद। बरबे एक अर्ध सम्मात्री छंद है, ठीक है। इसको अवध का निजी छंद भी बोला जाता है। किसका, अवधि का, जो अवधि होती है अवधि का निजी छंद भी बोला जाता है। किसको, बरबे छंद को, याद रखिएगा, ठीक है। रामानंद कौन थे, कबीरदास जी के गुरु, ठीक है। जायसी की बात करते हैं तो देखिए पद्मावत रचना हो गई, अखरावट हो गई, आखिरी कलाम हो गई, ये रचनाएं किसकी हैं, जायसी की हैं, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए कह रहा है कि पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, पालंगा, प्लंगवंग, पर्यंक,
और पटल। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जो तत्सम रूप होगा पलंग का वो क्या होगा? पर्यंक। देखिए जो तत्सम शब्द होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं कि जो जैसे संस्कृत में थे वैसे कि वैसे हिंदी में आ गए। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं आम्र, ठीक है, तो ये कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है, तत्सम है। ठीक है, और इसका तद्भव क्या होगा? आम। ठीक है, तो जो तद्भव शब्द हैं वो क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं जिनका उद्भव संस्कृत से हुआ है। ठीक है, ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं उनको बोला जाता है तद्भव शब्द। जैसे आम्र आपका एक संस्कृत का शब्द है जिसे हम तत्सम बोलते हैं, और आम क्या है? तद्भव शब्द। जैसे आंख, ठीक है, आंख, तो ये आपका कैसा? तद्भव शब्द है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ऑप्शन ए है ने, के लिए, से, को। चलिए तो देखिए ने होती है किसकी? कर्ता की, कर्ता कारक की विभक्ति। के लिए होती है संप्रदान कारक, संप्रदान कारक की विभक्ति होती है के लिए। ठीक है, से, तो से जो से विभक्ति है दो जगह प्रयोग की जाती है। ठीक है, एक तो अपादान कारक के साथ में और दूसरी करण कारक के साथ में, पर दोनों का अपनी अपनी जगह पर अलग अलग अर्थ होता है। जैसे अपादान में से का प्रयोग होता है अलग होने के अर्थ में। ठीक है, अलग होने के अर्थ में, जहां पर भी अलगाव की बात की गई हो, जहां पर घृणा की बात की गई हो, वहां पर से का अर्थ होता है। ठीक है, वहां पर होगा अलगाव, अपादान कारक। और यदि के द्वारा, जैसे के द्वारा के, जैसे मैं बोलता हूं कि राम ने रावण को तीर से मारा, किससे मारा? तीर से, तीर से, तो बोल सकते हैं तीर के द्वारा मारा। ठीक है, तो जहां पर से का अर्थ के द्वारा के अर्थ में निकलता है वहां पर होता है करण कारक। ठीक है, को की बात करते हैं तो कर्म, कर्म की विभक्ति होती है को। तो अपादान की पूछा है हमसे, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जाके पाँव ना फटे बेबाई, सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, दूसरे के कष्ट का अनुभव करना, कठोर होना और दयालु होना। तो देखिए समझिएगा थोड़ा, कह रहा है कि जाके पाँव ना फटे बेबाई, सो क्या जाने पीर पराई, मतलब कि जिसके पैर में बेबाई फटती है, आपने देखा होगा कि आपकी जो, यदि आप गांव से हैं तो आपकी माता हैं, ठीक है, माता जी के पैरों में आपने देखा होगा कि बेबाई कुछ देखिए ऐसा कट सा जाता है। ठीक है, वहां पर खून निकलने लगता है। सिर्फ माता जी की बात क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो माता होती हैं ना, जो गांव की माता होती हैं, वो बहुत मेहनत करती हैं। ठीक है, शहर की माताएं होती हैं थोड़ी, उनको कम मेहनत होती है, लेकिन जो गांव की होती हैं उनको बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कह रहा है देखिए जाके पाँव ना फटे बेमाई, सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ क्या है? तो जिसके पैर में बेमाई फटती है वही उसका दर्द उसको ही मालूम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए ए है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ठीक है, मतलब जिसके ऊपर कष्ट होता है वही उसका अनुभव कर सकता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रश्न है। चलिए देखिए, कह रहा है वाक्य है, कह रहा है कि 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 1 बजे आएगी। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है 7 बजे है विशेषण पदबंध, ऑप्शन बी कह रहा है 7 बजे आने वाली गाड़ी, ऑप्शन सी कह रहा है 1 बजे, और ऑप्शन डी कह रहा है 1 बजे आएगी, जाएगी। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पर सबसे पहले समझते हैं कि पदबंध क्या होता है। जैसे मैं बोलता हूं कि खरगोश दौड़ता है, ठीक है, खरगोश दौड़ता है, तो इसमें खरगोश है, खरगोश क्या है? एक पद है, एक पद है। और यदि मैं बोलूं कि छोटा खरगोश दौड़ता है, ठीक है, छोटा खरगोश दौड़ता है, तो एक तो ये पद हो गया, एक दूसरा ये पद। ठीक है, तो जब भी किसी वाक्य में एक से अधिक पद, एक ये दूसरा ये हो गया, ठीक है, एक से अधिक पद मिलकर के कोई एक इकाई का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एक सम्मिलित रूप से हम पदबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदबंध बोलते हैं। ठीक है, अब विशेषण पदबंध क्या होता है? ऐसा पदबंध
जो संज्ञा की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम विशेषण पदबंध बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए विशेषण का काम क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना। तो पदबंध क्या होगा, ऐसा पदबंध जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसको हम विशेषण पदबंध बोलते हैं। अब चलिए अपने वाक्य की ओर देखते हैं। वाक्य क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 1 बजे आएगी। तो देखिए इसमें संज्ञा ढूंढना है आपको, संज्ञा कहाँ है, गाड़ी। तो ये संज्ञा की जो शब्द है, एक तो पद ये हो गया और अन्य पद ये है। तो ये सभी पद के जो सभी पद हैं मिलकर के एक इकाई का निर्माण करते हैं। तो ये पद किसकी, संज्ञा की जो विशेषता बता रहे हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 7 बजे आने वाली गाड़ी। चलिए दोस्तों, आज इतने ही प्रश्न हैं और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा मुझे कि आपने आज यहां पर कुल कितने प्रश्न सही किए हैं, तो मैं भी समझ सकूं यहां पर कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, इसके पहले हमारे चैनल पर और उन्होंने कोई भी प्रैक्टिस सेट ज्वाइन नहीं किया है, यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो दोस्तों, मिलते हैं इसके बाद में अगले वीडियो में। धन्यवाद।